नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए आईटी और आईटीएस इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो हमारा कोपा ट्रेड का जितना भी सिलेबस होता है, ठीक है, वो सारा का सारा जो सिलेबस है वो आईटी में ही आता है। मतलब आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसी सब्जेक्ट के अंदर हमारे जो पूरी की पूरी जो कोपा ट्रेड है वो सारा टॉपिक इसी में शामिल होता है। तो इसमें जो है कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जो है सवाल आपसे पूछा जाता है जिसके इस्तेमाल से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, चाहे वो डेटा एंट्री ऑपरेटर है या फिर कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो अपने काम की एफिशिएंसी को बढ़ा सके। ठीक है, वो अपने काम के स्तर को अच्छे से कैसे बढ़ा सकता है, तो वो सब जो है आईटी के क्षेत्र में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समझ लिए। तो सबसे पहला सवाल है, कंप्यूटर डिवाइस विच इज सिमिलर टू माउस इज। तो कंप्यूटर का वो कौन सा डिवाइस होता है जो कि माउस से संबंधित है। तो माउस जैसा कौन सा डिवाइस होता है, तो ऑप्शन दिए गए हैं जॉयस्टिक, कीबोर्ड, ट्रैकबॉल, बारकोड रीडर। तो माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा यहाँ पर दिए गए जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक जो है गेम खेलने के लिए यूज होती है, कीबोर्ड टेक्स्ट इनपुट करने के लिए यूज होता है, ट्रैकबॉल एक माउस की तरह ही होता है लेकिन इसके ऊपर जो है स्क्रॉल व्हील के बजाय जो है एक बॉल होती है जिसको घुमाया जाता है, उसे ट्रैक बॉल कहते हैं, और यह जो है आपके माउस से सिमिलर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर ऑपरेशन इन विच न्यू वर्ड रिप्लेस द ओल्ड वन इन ए पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन इज टर्म्ड एज। यानी कि कंप्यूटर के अंदर उस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, उस काम को हम क्या कहते हैं जिसमें न्यू वर्ड रिप्लेस, एक नया वर्ड जो रिप्लेस कर देता है ओल्ड वन, किसी पुराने वर्ड को। यानी कि पुराना कोई वर्ड था उसके स्थान पर हमने नया वर्ड लिख दिया है। ठीक है, यानी कि पुरानी कोई जानकारी थी उसको हटा दिया और उसके स्थान पर नई जानकारी हमने रख दी, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम राइट ऑपरेशन कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी यहां पर आपका सही है। आपने देखा होगा रैम और रोम, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, यानी कि उसके माध्यम से हम हमारी हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है, जो भी मेमोरी के अंदर जो डेटा स्टोर होता है उसको रीड यानी कि पढ़ भी सकते हैं, राइट यानी कि उसको एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, या फिर कुछ नया उसके अंदर लिख भी सकते हैं, नई फाइल भी बना सकते हैं। किसके माध्यम से, रैम के माध्यम से। लेकिन जो रोम होती है, रोम का फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके अंदर जो डेटा होता है उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है, उसको एडिट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं। तो रोम, सिर्फ रोम के माध्यम से हम डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं और रैम के माध्यम से हम डेटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, रीड ऑपरेशन इज आल्सो नोन एज। तो रीड ऑपरेशन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो रीड ऑपरेशन को जो हम फैच ऑपरेशन भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहां पर आपका बिल्कुल सही है। तो डेफिनेशन में आप देख सकते हो, द फैच एक्सिक्यूट साइकिल इज द बेसिक ऑपरेशन। ठीक है, ये एक बेसिक ऑपरेशन, बेसिक इंस्ट्रक्शन है साइकिल ऑफ ए कंप्यूटर, आल्सो नोन एज फैच डिकोड एक्सिक्यूट साइकिल। इसे फैच डिकोड एक्सिक्यूट साइकिल भी कहते हैं। ड्यूरिंग द फैच एक्सिक्यूट साइकिल द कंप्यूटर रिट्रीव एन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इट्स मेमोरी। यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है, हमारी मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं उनके इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब होता है ढूंढ कर लाना। ठीक है, तो जब हमारी जो रैम होती है वो क्या करती है, हमारी मेमोरी के अंदर जो डेटा होती है उसको ढूंढ करके लेकर के आती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे फैच ऑपरेशन भी कहते हैं और उसे जो हम रीड ऑपरेशन भी कहते हैं। तो ऑप्शन जो ए है यहां पर आपका सही है। चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर फर्मवेयर इज प्रेजेंट इन। तो कंप्यूटर फर्मवेयर जो होता है वो कहां पर होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यानी कि हमारी जो रोम होती है उसके अंदर कंप्यूटर फर्मवेयर होता है। यानी कि जितनी भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जैसे कि आपकी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ठीक है, जो स्थायी मेमोरी होती है उनके अंदर फर्मवेयर होता है। फर्म आपने सुना होगा, फर्म यानी कि कोई कंपनी। जब भी कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी में बनाया जाता है तो उस प्रोडक्ट के अंदर चिप होती है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, या फिर कुछ भी ऐसी कोई चिप लगाई जाती है जिसमें कुछ डेटा स्टोर किया जा सकता है एज ए मेमोरी। तो उसके अंदर जो प्रोग्राम सेट किया जाता है जो कभी डिलीट नहीं होगा, ठीक है, वो कहलाता है आपका फर्मवेयर। जैसे आपका टीवी का रिमोट कंट्रोल, ठीक है, टीवी का जो रिमोट होता है उसके अंदर भी एक आईसी होती है जिसके अंदर एक प्रोग्राम सेट रहता है कि कौन से बटन से कौन सा एक्शन होगा, कौन से बटन से क्या काम होगा। तो किसी भी ऐसे डिवाइस के अंदर जो प्रोग्राम सेट किया जाता है जो कि जिसे डिलीट नहीं किया जा, हटाया नहीं जा सकता, तो वो आपका फर्मवेयर होता है, जिसे फर्म यानी कि कंपनी ही बना करके भेजती है। तो वो कहां होती है, वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब होता है जिसे नष्ट किया जा सकता है, और नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो स्थायी है। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है और डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, फर्मवेयर इज डेटा that is stored on a computer or other hardware device
तो किसी भी अन्य हार्डवेयर डिवाइस के अंदर भी स्टोर किया जा सकता है, किसके अंदर, रोम के अंदर, ठीक है, जैसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ दैट डिवाइस शुड ऑपरेट। तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं कि वो डिवाइस किस तरह से काम करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि टीवी का रिमोट किस तरह से काम करेगा, ठीक है, आपके पास कोई सीडी है, डीवीडी है, तो उसका अलग से रिमोट होता है, तो उसके अंदर अलग से प्रोग्राम होते हैं। तो हर एक डिवाइस के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, वो आपके फर्मवेयर होते हैं, ठीक है। अनलाइक नॉर्मल सॉफ्टवेयर की बजाय firmware cannot be changed or deleted by the end user without using special program। तो जो एंड यूजर होता है यानी कि जो कस्टमर होता है, ठीक है, वो जो उन्हें बदल नहीं सकता, डिलीट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता बिना स्पेशल प्रोग्राम्स के, एंड रिमेन्स ऑन दैट डिवाइस वेदर इट इज ऑन और ऑफ। यानी कि वो डिवाइस ऑन हो या फिर ऑफ हो, उस प्रोग्राम को डिलीट नहीं किया जा सकता, वो उसके अंदर रिमेन यानी कि उसके अंदर बना रहेगा। पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट डैश एंड आउटपुट। तो कंप्यूटर जो होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है और फिर आउटपुट देता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। छठा प्रश्न है, ITES स्टैंड फॉर। तो ITES की फुल फॉर्म क्या होती है? तो IT का मतलब तो आप सब जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ITES का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी काम थे उनको एक सर्विस के रूप में इनेबल किया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। नीचे भी आप देख सकते हो डेफिनेशन में, द फुल फॉर्म ऑफ ITES इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनेबल्ड सर्विसेज। द अदर नेम ऑफ ITES, ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है, इसे हम रिमोट सर्विस भी कहते हैं और वेब इनेबल सर्विस भी कहते हैं। ITES इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अप्रोच एंड प्रोसेसेस दैट यूज। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है, टू एनहेंस एंड इंक्रीज एन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को, ठीक है, उसके काम करने के तरीके को, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जो हम IT के जितने भी उपकरण होते हैं, जितनी भी इसके स्किल होती है उनका यूज करते हैं। सातवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IT इनेबल सर्विस। तो इनमें से कौन सी एक IT इनेबल सर्विस नहीं है, जिसमें IT की किसी भी सर्विस का यूज नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, कॉल सेंटर। जितने भी कॉल सेंटर होते हैं उनके अंदर कंप्यूटर का भी यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन टेलीफोन का भी यूज होता है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कंप्यूटर और अच्छे कर्मचारियों का यूज होता है, जो जिनके पास अच्छी स्किल होती है, तो वहां पर भी IT का यूज है। ई गवर्नेंस, यानी कि आपने देखा होगा पहले जो है जो सरकारी अनाज की दुकान होती थी वहां पर सीधे ही जो अनाज दिया जाता है, लेकिन आजकल जो डिजिटल तरीके से जो है लोगों के मोबाइल में जो नोटिफिकेशन जाता है कि आपने इतना अनाज लिया, ये सब कुछ लिया है, तो सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, तो वो ई गवर्नेंस में आता है। ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, डेटा डिजिटाइजेशन। पहले जो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स होती थी, किताबें होती थी, अब वो सारी किताबें आपको इंटरनेट पर पढ़ने को मिल जाती हैं। तो डिजिटाइजेशन में भी जो IT जो कहीं ना कहीं काम करती है। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर। तो आपका जो वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या फिर कोई भी वर्ड स्टार है, ठीक है, तो वो क्या है, वो सिर्फ एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें कहीं पर भी जो IT का कोई वो नहीं है। तो आठवां प्रश्न है, अ क्लाइंट डैश ए सर्विस। तो क्लाइंट कौन है? इंटरनेट जब आप चलाते हो या हम चलाते हैं तो क्लाइंट होते हैं हम खुद, ठीक है, और सर्विस प्रोवाइड करने वाला कौन होता है? सर्वर होता है, ठीक है। अ क्लाइंट क्या करता है, हम क्या करते हैं, इंटरनेट से रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी जानकारी का, और इंटरनेट हमें जानकारी देता है, ठीक है, तो प्रोवाइड करता है इंटरनेट हमें। तो हम क्लाइंट क्या है, क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है किसी भी सर्विस को, और सर्वर क्या करता है, प्रोवाइड करता है किसी भी सर्विस को। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है, ए क्लाइंट रिक्वेस्ट अ सर्विस, और यहां पर अगर पूछा जाता ए सर्वर डैश ए सर्विस, तो ए सर्वर प्रोवाइड ए सर्विस, सर्वर सर्विस को प्रोवाइड करता है, क्लाइंट सर्विस की रिक्वेस्ट करता है। नौवां प्रश्न है, डिवाइस दैट टेक्स डेटा फ्रॉम यूजर एंड कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म दैट कैन बी इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर इज। तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, जो यूजर से डेटा को जो इनपुट लेता है और उसे ऐसी लैंग्वेज में बदल देता है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सके, तो उस डिवाइस को कहते हैं हम इनपुट डिवाइस। जैसे कि हमारा कीबोर्ड, हम उससे इनपुट देते हैं और हमारा जो कंप्यूटर है वो किस भाषा को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। तो हमारे जो इनपुट होते हैं उनको बाइनरी नंबर में बदल देता है हमारा कीबोर्ड, उसके बाद हमारा कंप्यूटर हमारे सारे इंस्ट्रक्शन को समझ लेता है। 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1956 बाई। तो जो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है आप यूज करते हैं स्टोरेज के लिए, तो
तो सबसे पहले वो कब डेवलप की गई थी, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1956 में। सबसे पहले किसने किया था, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इस कंपनी ने सबसे पहले हार्ड डिस्क को डेवलप किया था। 11वां प्रश्न है विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू। तो कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी है जिसे हम बिग ब्लू के नाम से जानते हैं। तो बिग ब्लू जो है वो हम IBM को कहते हैं। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। निक नेम ऑफ द कंपनी फॉर द डीप ब्लू कलर ऑफ इट्स कारपोरेट लोगो। इस कंपनी का जो लोगो है, यहाँ पर आप देखें, इस कंपनी का ये एक कारपोरेट कंपनी का एक लोगो है, निशान है, चिन्ह है IBM। इसका कलर जो है डीप ब्लू यानी कि गहरा नीला है, इसीलिए ठीक है इस कंपनी को जो है बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है। 12वां प्रश्न है अ ड्यूल लेयर ब्लू रे डिस्क कैन स्टोर डेटा अप टू। तो जो ब्लू रे डिस्क होती है अगर वो ड्यूल लेयर में है यानी कि 2 लेयर में है तो वो कितना डेटा स्टोर कर सकती है। तो सिंपल जो एक ब्लू रे डिस्क होती है सिंगल लेयर में वो जो है 25 GB तक का डेटा स्टोर कर सकती है। अगर उसको डबल लेयर कर दिया जाए, ड्यूल लेयर कर दिया जाता है, तो उसके अंदर हम मैक्सिमम 50 GB तक जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही है। 13वां प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम हैज अ यूनिट विच डिस्प्लेज द रिजल्ट फ्रॉम इट। तो कंप्यूटर की उस यूनिट को क्या कहते हैं जो कि कंप्यूटर के रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। तो कंप्यूटर के जो रिजल्ट होते हैं वो कहां से हमें मिलते हैं, वो मिलते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस से, जिसमें आपके मॉनिटर भी शामिल है, आपके स्पीकर भी शामिल है, प्रिंटर भी शामिल है। तो कंप्यूटर के जो रिजल्ट होते हैं वो हमें कहां से मिलते हैं, आउटपुट यूनिट से मिलते हैं, जो कि ऑप्शन डी यहां पर आपका सही है। अगला प्रश्न है हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सीमूर क्रे। ठीक है, इन्होंने दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो कि क्रे 1 है उसको जो है डिजाइन किया था, आर्किटेक्ट इन्होंने इसको डिजाइन किया था और क्रे नाम की इन्होंने कंपनी भी शुरू की थी जिसने बाद में बहुत सारे जो है सुपर कंप्यूटर बनाए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सीमूर क्रे। ठीक है, और फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। 15वां प्रश्न है फाइल्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन। तो फाइलों को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो फाइलों को हम जो है फोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो 15वें प्रश्न का ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।